हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज आपका जो भी पार्ट नंबर 6 रहेगा, जहां पे हम प्रोविजन ऑफ रिटर्न फाइलिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रोविजन ऑफ रिटर्न फाइलिंग चैप्टर को खत्म करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, बट इसका जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, हर अटेम्प्ट में आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। एमसीक्यू हो या लॉन्ग टाइप हो, क्वेश्चन आता रहता है। तो चलो इसको भी हम निपटा लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको खत्म कर लेंगे। तो आ जाइए, बिना कोई देरी से हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 को चलते हैं। एंड उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे बहुत सारा अपडेट आता है, क्वेश्चन आंसर का सीरीज आता है, रिवीजन भी आता है, एंड आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आरटीपी भी सॉल्व होगा, एमटीपी भी सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 को चलते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है पेज नंबर 7 में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पे है, तो आ जाइए। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया है, पढ़ लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है कि पारस एज है 55 ईयर्स। तो पारस एज है 55 ईयर्स, एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 was credited to his non-resident external account with SBI। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में इंटरेस्ट 2,88,000 वो क्रेडिट हो रहा है उनका नॉन रेसिडेंट एनआरई अकाउंट मेनली विथ एसबीआई। मींस एनआरई अकाउंट में अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एग्जाम हो जाएगा, जो कि हम एग्जामेशन चैप्टर में पढ़े थे एनआरई अकाउंट के ऊपर। आज तो सेक्शन नंबर 10 में वो एग्जाम हो जाता है, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 30,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ एसबीआई वाज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दी पीरियड, तो यहाँ पे 30,000 भी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एसबीआई में है, तो वहां पे भी 30,000 का इनकम एक आता है। उसके बाद ही ऑल्सो earned 3,000 एट इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग अकाउंट। तो वो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी 3,000 वो अर्न कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर पोस्ट ऑफिस या कोई भी बैंक से अगर मिलेगा तो वहां पे 80 टीटीए में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे 80 टीटीए में डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन है। अगर सीनियर सिटीजन होते तो 80 टीटीबी में 50,000 का डिडक्शन मिलता, बट यहाँ पे ये नॉर्मल पर्सन को 80 टीटीए में 3,000 मिल जाएगा। मैक्सिमम वहां पे 10,000 तक मिलता है, बट यहाँ पे 3,000 का इंटरेस्ट मिला है तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि पारस रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पे पारस रिटर्न फाइल करेंगे क्या? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है व्हाट विल बी योर आंसर इफ ही हैज इनकर्ड 3 लाख आज ट्रैवल एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस टू यूएस टू स्टे विथ हिज मैरिड डॉटर फॉर सम टाइम। तो उसके बाद आपका आंसर चेंज होगा क्या? अगर वो 3 लाख का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर सेल्फ एंड स्पाउस के लिए यूएस को जाने के लिए, जहां पे उनका मैरिड डॉटर रहते हैं। मीन्स यहाँ पे मेनली 3 लाख का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 3 लाख है, तो यहाँ पे कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि हम अमेंडमेंट होने के बाद आया था कि अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में आप खर्चा करते हैं फॉर फॉरेन कंट्री के लिए 2 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। और दूसरा था इलेक्ट्रिक बिल के रिलेटेड, एंड तीसरा था आप डिपोजिट अगर करते हैं कोई भी अकाउंट में, तो वहां पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे, अगर यहाँ पे उनका जो भी टोटल इनकम बिफोर बिफोर चैप्टर 6 से का डिडक्शन एंड आपका 54 बी जो कैपिटल गेन में आता है एग्जाम्पशन, उसको डिडक्ट करने से पहले अगर जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि है 2.5 लाख से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे देखेंगे उसका टोटल इनकम कितना है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वहां पे रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, बट टोटल इनकम में हम चैप्टर 6 से का डिडक्शन डिडक्ट करने से पहले एंड आपका सेक्शन नंबर 54 में जो भी एग्जाम्पशन मिलता है उसको डिडक्ट करने से पहले। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, पहला है इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट, तो ये पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, एनआरई अकाउंट, तो यहाँ पे पूरा नील हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपोजिट, तो ये कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, 30,000 डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, यहाँ पे मिलेगा डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे अमाउंट है 3,000 है। टोटल है जीटीआई कितना है? जीटीआई है यहाँ पे 33,000। ठीक है, 33,000 है जीटीआई है। तो जीटीआई से हम डिडक्ट करेंगे यहाँ पे 80 टीटीए का डिडक्शन, जो कि रहता है 10,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट है 3,000, तो 3,000 डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 30,000 होगा उसका एनटीआई। बट यहाँ पे देखें एनटीआई को नहीं देखेंगे बिफोर डिडक्शन ऑफ आपका चैप्टर 6 से, तो ये अमाउंट 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। तो पहला सिचुएशन में आपका आंसर है नो रिटर्न फाइलिंग, यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन में यस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका पेज नंबर 12। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 2 क्या पूछा है, explain with brief reason whether the return of income can be revised under section number 139 subsection 5 of the Income Tax Act 1961 in the following cases। तो यहाँ पे पूछा है कि आपको रीजन के साथ बताना है कि रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज हो सकता है क्या अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5। तो उसका प्रोविजन क्या था, तो प्रोविजन था कि एक नॉर्मल रिटर्न, लॉस रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है। नॉर्मल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 आपका नॉर्मल रिटर्न, लॉस रिटर्न है 139 सबसेक्शन 3 है एंड रिलेटेड रिटर्न है 139 सबसेक्शन 4। तो ये तीनों रिटर्न रिवाइज हो सकता है, बट वहां पे टाइम लिमिट था कि 2 डेट को कंपेयर करेंगे, उसमें जो भी अर्लियर होगा उसी डेट के अंदर उसको वो रिवाइज कर सकता है। तो पहला डेट है कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, दूसरा है 3 मंथ प्रायर टू द असेसमेंट ईयर। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जब कंप्लीट होगा उससे 3 मंथ से पहले, तो 3 मंथ पहले कौन सा होगा, 12 दिसंबर। दिसंबर 31 से पहले उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या दूसरा डेट कौन सा है, दूसरा डेट है कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक वो रिटर्न फाइल कर सकता है। भाई जो भी रिटर्न वो फाइल कर सकता है, बट यहाँ पे एक बार अगर भी रिटर्न फाइल करता है तो आप 1000 बार भी वो रिटर्न फाइल कर सकता है, बट टाइम लिमिट के अंदर। तो टाइम लिमिट क्या था, वही पे यही बताया है। टाइम लिमिट है, पहला है 3 मंथ प्रायर टू दी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड दूसरा है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक वो फाइल कर सकता है रिवाइज रिटर्न। एंड अगर कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट फाइल करता है या कोई भी एरर या ओमिशन होता है उसका रिटर्न फाइलिंग में, तो वो डिस्कवर अगर करेगा तो वहां पे वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। तो पहला सिचुएशन में पूछा है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है क्या अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4 में जो बिलेटेड रिटर्न मींस लेट रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो वो रिवाइज हो सकता है। यस, रिवाइज हो सकता है बट टाइम लिमिट के अंदर। उसके बाद है टाइम लिमिट वही है कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा है 3 मंथ प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर, दूसरा है रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज वंस अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5। तो यहाँ पे पूछा है अगर ऑलरेडी एक बार रिटर्न रिवाइज हो चुका है तो दोबारा वो रिटर्न रिवाइज हो सकता है क्या, हाँ रिवाइज हो सकता है बट टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। उसके बाद रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3, तो लॉस रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है क्या, हाँ लॉस रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है बट टाइम लिमिट के अंदर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 को चलते हैं। तो यहाँ पे है पेज नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे 30। तो पेज नंबर 30 को चलते हैं। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 क्या दिया है, मिसेस हेटल एन इंडिविजुअल एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर। तो मिस जो भी मिसेस हेटल वो एक इंडिविजुअल है एंड वो एंगेज है किसमें, ब्यूटी पार्लर बिजनेस में एंगेज है। has got her books of account for the financial year ended 31st March 2022 audited under section number 44 AB। तो वो उनकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वो ऑडिटेड की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो भी 2021 एंड 22 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 में वो ऑडिट की है अंडर सेक्शन नंबर 44 AB में। हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 है 6,35,000। तो उनकी जो टोटल इनकम है 6,35,000 है। एंड सी wants to furnish her return of income for the assessment year 2022-23 through a tax return preparer। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो भी रिटर्न ऑफ इनकम वो फाइल करेंगे थ्रू टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू वो फाइल करेंगे रिटर्न। कैन सी डू सो, तो वो कर सकते हैं क्या, वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू। तो मैं बता देता हूँ कि 139 बी में कैपिटल बी में है कोई भी पर्सन उनका जो भी रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं किसके थ्रू, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बट आपका अगर कोई भी पर्सन का अगर ऑडिट होता है तो वहां पे वो नहीं फाइल कर सकते हैं थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। अगर कोई भी पर्सन का अगर ऑडिट होता है तो वहां पे वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू। नॉर्मली फाइल कर सकते हैं बट टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू वो फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी ऑडिट होता है। ठीक है, ऑडिट होता है तो इसलिए वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट होता है अंडर सेक्शन नंबर 44 AB में, तो इसलिए यहाँ पे वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं थ्रू टीआरपी। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा कि वो कैन नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू
टीआरपी फॉर दी असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन को डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन खत्म हो गया है, तो चलो पेज नंबर कितना है, 41 है। तो 41 पेज को चलते हैं, वहां पे क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको रीजन के साथ बताना है कि यहाँ पे आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। अगर सही होगा एग्री करोगे, अगर सही नहीं होगा तो वहां पे एग्री नहीं करोगे। तो ए पॉइंट में पूछा है कि रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। तो यहाँ पे एलएलपी का रिटर्न कोई भी पार्टनर वेरीफाई मीन साइन कौन करेगा, तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, नहीं ये गलत है, साइन वेरीफाई मीन साइन है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। एग्री नहीं करोगे, डिसएग्री करोगे, मीन्स यहाँ पे आप डिसएग्री लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में एग्री या डिसएग्री, तो आपको डिसएग्री लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एलएलपी का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ठीक है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो वेरीफाई करेगा। बट अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या कोई भी अनअवॉइडेबल कॉजेस की वजह से वो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो साइन या वेरीफाई नहीं कर पाता है, तो वहां पे कोई भी पार्टनर साइन कर सकते हैं, मीन्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे डिसएग्री करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे साइन करता है, वेरीफाई करता है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 मींस नॉर्मल रिटर्न इन केस ऑफ मिस्टर ए हैविंग टोटल टर्नओवर है 160 लाख के, मींस 1 करोड़ 60 लाख के, एंड 100 लाख रिसीव इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इससे कोई भी मतलब नहीं है, इग्नोर करिए। वेदर और नॉट ऑप्टिंग फॉर ऑफर प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन नंबर 44 एडी इज 31 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे पूछा है कि टाइम लिमिट फॉर नॉर्मल रिटर्न क्या होगा। टाइम लिमिट फॉर नॉर्मल रिटर्न क्या होगा इसका, मिस्टर ए का, एंड टर्नओवर कितना है 160 लाख है। ठीक है, 160 लाख है, 100 लाख कैश में रिसीव किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे वो उनका टर्नओवर है 160 लाख है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेदर और नॉट ऑप्टिंग टू ऑफर फॉर प्रेजेंटिव बेसिस अंडर सेक्शन नंबर 44 एडी इज 31 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे पूछा है कि उनका जो भी टर्नओवर है 1 करोड़ 60 लाख है, एंड वो चाहते हैं कि वो अगर ऑप्ट करे प्रेजेंटिव बेसिस या ऑप्ट नहीं करे, तो उनके लिए जो भी रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या रहेगा 31 अक्टूबर 2022। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ड्यू डेट क्या रहेगा। तो ड्यू डेट मेनली आपका जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग, जो कि आपका रहता है ट्रांसफर प्राइसिंग, जो भी फॉरेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में जो भी एंगेज रहते हैं, तो उनके लिए 30 नवंबर 2022 रहेगा उनका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। उसके बाद जिसका ऑडिट होता है या कोई भी वर्किंग पार्टनर ऑफ एनी फर्म और कंपनी, तो उन सिचुएशन में रहेगा 31 अक्टूबर उनका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। उसके बाद जो भी हमारे जैसे अदर पर्सन के लिए रहेगा 31 जुलाई रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पर्सन का ऑडिट हो रहा है, ठीक है, ऑडिट हो रहा है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा अगर होगा तो वहां पे 44 AB में उसको ऑडिट करना पड़ेगा। अगर उसका ऑडिट हो जाता है तो उसके लिए कंपल्सरी ड्यू डेट क्या रहेगा 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 रहेगा उसका ड्यू डेट। तो यहाँ पे पूछा है कि वो प्रेजेंट बेसिस ऑप्ट करे या नहीं करे, तो उसके लिए रहेगा ड्यू डेट रहेगा 31 अक्टूबर। बट यहाँ पे वो प्रेजेंट बेसिस ऑप्ट नहीं कर पाएगा, उसको ऑडिट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए कंपल्सरी रहेगा 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे भी डिसएग्री रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल छोटा छोटा क्वेश्चन है ये जो चैप्टर में, बट आता है इस चैप्टर से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलो पढ़ लेते हैं। मिस्टर विनीत सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पे विनीत वो सबमिट कर रहा है रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 12 September 2022 for the assessment year 2022-23, consisting of income under the head of salary, income from house property and bank interest। तो यहाँ पे मिस्टर विनीत वो सबमिट कर रहा है रिटर्न कब 12 September 2022 में for the assessment year 2022-23, एंड consist of income कौन सा इनकम है, सैलरी इनकम है, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, एंड बैंक इंटरेस्ट जो कि है IFRS में टैक्सेबल होता है। उसके बाद ऑन 21 December 2022 he realized that he has not claimed deduction under सेक्शन 80 TTA इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो उसके बाद ऑन 21 दिसंबर में वो रियलाइज करता है कि वो एक इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन नहीं क्लेम किया है अंडर सेक्शन नंबर 80 TTA। 80 TTA में अगर कोई भी इंटरेस्ट आप रिसीव करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर, तो वहां पे 80 TTA में डिडक्शन मिलता है। बट यहाँ पे वो रियलाइज करता है कि 21 दिसंबर 2022 में कि वो जो डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। तो वहां पे वो पूछ रहा है कि वांट टू रिवाइज
हिज रिटर्न ऑफ इनकम, तो वो चाहता है कि रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज करने के लिए कैन ही डू सो, तो वो रिवाइज कर सकता है क्या। उसके बाद एग्जामिन वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही डिस्कवर दिस फॉर्मेशन ऑन 21 मार्च 2023। उसके बाद अलग एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका आंसर सेम होगा क्या अगर वो डिस्कवर करता है कब 21 मार्च 2023 में। तो मेनली रिवाइज रिटर्न हो सकता है, बट रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट है कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, तो कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, तो यहाँ पे असेसमेंट का कंप्लीशन का कोई भी डेट नहीं है। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एक डेट है असेसमेंट, एंड दूसरा है क्या है 3 मंथ प्रायर टू रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, AY मींस असेसमेंट ईयर व्हिच इज अर्लियर। तो ये दोनों डेट में जो भी अर्लियर होगा तो वो डेट के अंदर उसको रिवाइज कर सकता है रिटर्न को। तो यहाँ पे तो कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, बाकी बचा ये जो 3 मंथ प्रायर टू द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपका होता है 31 मार्च 2023, तो उसका 3 मंथ प्रायर है 31 दिसंबर 2022। तो ये डेट तक वो रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2022 तक वो रिवाइज रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे पहले वो 25 दिसंबर 2022, तो ये जो रिवाइज करना चाहता है 25 दिसंबर 2022, तो यहाँ पे वो रिवाइज कर सकता है क्योंकि उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी डेट का है ये है 35 दिसंबर 2022। एंड यहाँ पे वो चाहता है कि कब रिटर्न फाइल करने के लिए रिवाइज यहाँ पे 25 दिसंबर, तो पहला सिचुएशन में वो रिवाइज रिटर्न कर सकता है। दूसरा वो चाहता है सेकंड सिचुएशन में 25 मार्च 2023, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये डेट्स के बाद वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे 25 मार्च 2023 में वो रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता है, ओनली पहला सिचुएशन में वो रिवाइज करेगा, सेकंड सिचुएशन में वो रिवाइज नहीं कर पाएगा रिटर्न, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एग्जामिन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको बताना है, ठीक है। The assessing officer has power inter alia to allot PAN to any person by whom no tax is payable। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि इंटर alia मींस पहले से ही पावर है कि वो अलर्ट कर सकता है कि पैन टू एनी पर्सन, अगर भी कोई भी टैक्स वो नहीं देना लाइबल नहीं होता है तो भी वो फाइल करने के लिए वो अलर्ट करने के लिए पैन वो क्या मजबूरी मींस पावर होता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास। तो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है। एक सेक्शन रहता है आपका 139A सेक्शन, तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोई भी पर्सन को अलर्ट कर सकता है पैन। अगर आपको पैन चाहिए तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर को आप बताएंगे, जो भी फॉर्म है उसको फिलअप करके आप सबमिट करेंगे असेसिंग ऑफिसर को, वो असेसिंग ऑफिसर आपको अलर्ट कर देगा पैन, ठीक है। उसके बाद वाई पॉइंट में जाएंगे, वेयर द कर्ता ऑफ HUF इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। अगर कोई भी कर्ता ऑफ HUF इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो अगर कर्ता ऑफ HUF वो एब्सेंट है तो वहां पे वो जो रिटर्न ऑफ इनकम को एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली फाइल कर सकता है क्या, मींस वेरीफाई कर सकता है क्या, मींस साइन कर सकता है क्या, ये गलत है। अगर HUF का कर्ता एब्सेंट है तो वहां पे एनी एडल्ट मेंबर वो वेरीफाई कर सकता है रिटर्न, चाहे वो एडल्ट मेंबर मेल हो या फीमेल हो तो भी वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। यहाँ पे एनी एडल्ट मेंबर रिटर्न वेरीफाई कर सकता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है द टर्म ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कैन एनी लॉस बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट फाइल्ड एज रिक्वायर्ड। तो कोई भी लॉस ऐसा है क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इवन इफ आप अगर रिटर्न भी नहीं फाइल करते हो रिटर्न ऑफ लॉस, तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जी, आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड हम आगे जाकर उसको सॉल्व करें, बट आपका रिवीजन वीडियो अगर देखेंगे हमारा तो आपको वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से समझाए हैं। तो वहां पे आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लॉस रिटर्न। तो कौन सा लॉस होता है जिसको आपको रिटर्न अगर नहीं फाइल करते हैं तो वहां पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। पहला है लॉस फ्रॉम बिजनेस, दूसरा है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, तीसरा है लॉस फ्रॉम प्लेसमेंट बिजनेस, चौथा है कैपिटल गेन का लॉस, पांचवा है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस, सिक्स है आपका जो भी इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। तो ये 6
लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लॉस रिटर्न। बट दो लॉस ऐसा है कि आप अगर रिटर्न भी नहीं फाइल करते हैं तो भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो पहला लॉस है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा है लॉस फ्रॉम, जो भी लॉस तो नहीं है ऑन ऑब्जेक्ट डेप्रिसिएशन है, तो वहां पे अगर रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दो है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा है ऑन ऑब्जेक्ट डेप्रिसिएशन। अलग जो भी लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। तो उसके बारे में बताया, जो कि सेक्शन नंबर 80 बताता है आपका कौन सा चैप्टर, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है यहाँ पे, मिस्टर आकाश हैज अंडरटेकन सर्टेन ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आकाश वो अंडरटेक कर रहा है सर्टेन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में, व्हिच लिस्टेड बिलो। तो जो भी वो गिवन बिलो दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन द रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिया है जो कि किया है मिस्टर आकाश पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कोट करना पड़ेगा क्या पैन कंपलसरी है या नहीं है, ठीक है। तो हम देखे थे कि एक अमेंडमेंट आया था 2 साल पहले, जहाँ पे बहुत सारा मॉनिटरी लिमिट वो प्रेस्क्राइब किया था सीबीडीटी, जहाँ पे अगर वो मॉनिटरी लिमिट अगर क्रॉस करेंगे तो वहां पे आपको पैन कोड करना पड़ेगा। कोड मीन्स आपको सबमिट करना पड़ेगा अदर डॉक्यूमेंट के साथ, तो कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कंपलसरी होगा या नहीं होगा, सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर देख लेते हैं। तो बहुत सारा मॉनिटरी लिमिट था, 16-17 मॉनिटरी लिमिट था, तो उसमें से कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे पूछा है। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 45,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 बाय अकाउंट पे चेक टू LIC फॉर इंश्योरिंग लाइफ ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। तो जब हम कोई भी पेमेंट करेंगे प्रीमियम LIC को, तो वहां पे 50,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, ठीक है। 50,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, तो वहां पे अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे पैन कोड करना कंपलसरी बनेगा। बट यहाँ पे 45,000 है, तो यहाँ पे कोई भी पैन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शनल है, आप कोड कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे पूछा है कंपलसरी है या नहीं है, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, पेमेंट ऑफ 1 लाख टू ए 5-स्टार होटल फॉर स्टे फॉर 5 days विथ फैमिली, आउट ऑफ व्हिच 60,000 वाज पेड इन कैश। तो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख, इसमें 5-स्टार होटल में रुकने के लिए 5 days के लिए 1 लाख का है, बट उसमें से 60,000 पेड इन कैश है। तो यहाँ पे अगर होटल में रुकने के लिए आप पेमेंट करते हैं, तो वहां पे अगर कैश में पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे कंपलसरी बनेगा। अगर कैश पेमेंट अगर वो 50,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे कंपलसरी बन जाएगा कोट ऑफ पैन। तो यहाँ पे 60,000 है, कैश में पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी। समझ आ गया, वो सिंपल सब मॉनिटरी लिमिट है। पेमेंट ऑफ 80,000 बाय ईसीएस के थ्रू वो 50,000 पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग द डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे वो पेमेंट कर रहा है थ्रू ईसीएस 80,000 फॉर एक्वायरिंग एन डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी, जो कि ए लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी शेयर या डिबेंचर परचेज करने के लिए इंडियन कंपनी का आप पेमेंट कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा, तो वहां पे आपको कोड करना पड़ेगा, पैन कंपलसरी है। चाहे आप ईसीएस के थ्रू या अकाउंट पे चेक के थ्रू या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 50,000 से अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे कोड करना पड़ेगा कंपलसरी। तो यहाँ पे 50,000 से ज्यादा वो परचेज कर रहे हैं वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे भी कोड करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पे भी कोड करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन में चलते हैं। तो फोर्थ सिचुएशन में क्या पूछा है कि पेमेंट ऑफ 95,000 बाय अकाउंट पे चेक टू थॉमस कुक फॉर ट्रैवल टू दुबई फॉर 3 days टू विजिट रिलेटिव्स। तो यहाँ पे वो पेमेंट कर रहे हैं 95,000। अगर आप फॉरेन कंट्री को ट्रैवल करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे अगर 50,000 से ज्यादा खर्चा करोगे कैश में तो वहां पे देखेंगे, बट यहाँ पे अकाउंट पे चेक में वो पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं लगेगा, ये जो कोटिंग ऑफ पैन नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैश में अगर आप पेमेंट करेंगे 50,000 से ज्यादा है। बट यहाँ पे अकाउंट पे चेक है, तो यहाँ पे कोई भी कोट करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अकाउंट पे चेक में अगर आप पेमेंट करेंगे तो वहां पे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा, तो वहां पे तो आपका पैन है, तो ऐसे नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ में है अप्लाई टू SBI फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर अप्लाई करोगे ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो वहां पे आपको कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी हो जाएगा, कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं है। 1 भी रुपया अगर होगा तो भी 1 भी रुपया नहीं चाहिए, ओपनिंग करोगे तो वहां पे अप्लाई करोगे तो वहां पे कंपलसरी बन जाएगा, ठीक है। और ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है एंड ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लगा है, तो इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तब तक आप पढ़ाई करिए, अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए। मेरा तबियत थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए लेट में वीडियो आ रहा है, बट अभी से कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपको अभी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ये जो इनकम टैक्स को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।